गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था विषाणु यानी कि वायरस, उससे संबंधित उसकी खोजें बताई थी, उसके सामान्य लक्षण बताए थे और विषाणुओं के सजीव लक्षण भी बताए थे। तो आपकी जो लास्ट हेडिंग थी वो आपकी थी विषाणुओं के सजीव लक्षण। इसके बाद आज हम आपको बता रहे हैं विषाणुओं के निर्जीव लक्षण। तो हेडिंग हमारी है आज की विषाणुओं के निर्जीव लक्षण। इसे हम कह सकते हैं नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। तो ये है विषाणुओं के निर्जीव लक्षण। तो विषाणुओं के निर्जीव लक्षण क्या है? तो सबसे पहले नंबर 1 है कि सभी सजीव कोशिकाओं में डीएनए द्विलयक होता है, यानी कि सभी सजीव कोशिकाओं में डीएनए द्विलयक होता है, जबकि कुछ विषाणुओं में यह एक बलयकी भी होता है। नंबर 2, प्रत्येक सजीव कोशिका में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल डीएनए व आरएनए पाए जाते हैं। 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल डीएनए व आरएनए पाए जाते हैं। नंबर 3, सजीवों में पाए जाने वाले विभिन्न पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल, एंजाइम्स आदि में भी केवल 2 पदार्थ प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल ही विषाणु में पाए जाते हैं। अगला नंबर लिखेंगे, विषाणु कोशिकीय नहीं होते, यानी कि जो विषाणु होते हैं कैसे होते हैं? कोशिकीय नहीं होते। विषाणु कोशिकीय नहीं होते क्योंकि इनमें कोशिका कला, कोशिका द्रव्य तथा कोशिकांग नहीं होते। अगला नंबर लिखेंगे, विषाणु कणों में उपापचयी एंजाइम्स नहीं होते। विषाणु कणों में उपापचयी एंजाइम्स नहीं होते, अतः पोषक कोशिका में कई उपापचयी क्रिया संपन्न नहीं होती। इसी कारण इनमें उपापचयी क्रिया संपन्न नहीं होती। अगला पॉइंट लिखेंगे, विषाणु कणों में कोई वृद्धि नहीं होती। विषाणु कणों में कोई वृद्धि नहीं होती। अगला पॉइंट है, केवल सजीव कोशिकाओं के अंदर पहुंचने पर ही इनमें पोषण एवं जनन होता है। केवल सजीव कोशिकाओं में पहुंचने पर ही इनमें के पोषण एवं जनन होता है। तो ये थे आपके विषाणुओं के निर्जीव लक्षण। अब हम आपको पढ़ा रहे हैं अगली हेडिंग आप है विषाणुओं का आकार। विषाणुओं का आकार यानी कि इसे हम क्या कह सकते हैं? साइज ऑफ वायरस, साइज ऑफ वायरसेस। तो इसमें विभिन्न प्रकार के विषाणुओं के अमापों में अत्यधिक विभिन्नता होती है। विषाणुओं को मैट्रिक प्रणाली में नैनोमीटर में मापा जाता है। विषाणुओं को किन में मापा जाता है? नैनोमीटर में। सबसे छोटा विषाणु लगभग 10 नैनोमीटर व्यास का होता है। सबसे छोटा विषाणु कितना होता है? 10 नैनोमीटर व्यास का होता है। तथा सबसे बड़ा विषाणु 300 नैनोमीटर के लगभग होता है। तथा सबसे बड़ा विषाणु 300 नैनोमीटर के लगभग होता है। तो हम आपको बता रहे हैं कि कौन सी विषाणु की कौन सी माप होती है। तो एक तरफ हम लिख देंगे विषाणु और दूसरी तरफ हम लिख देंगे माप। इसे हम जैसे सबसे पहला हमारा विषाणु होगा तंबाकू, मोजैक विषाणु। दूसरा हमारा है मक्का
का बौनापन विषाणु। इसी प्रकार से तीसरा हमारा है जीवाणु भोजी विषाणु। इसी प्रकार से चौथा है इन्फ्लुएंजा विषाणु। इसी प्रकार से पांचवा है पोलियो विषाणु। कौन सा है? पोलियो विषाणु, यानी कि पोलियो। अब इसकी माप अब देखेंगे। जो तंबाकू मोचक विषाणु है उसकी माप है 15x300 नैनोमीटर। इसी प्रकार से मक्का का बौनापन जो विषाणु है वह है 17x50 नैनोमीटर। इसी प्रकार से जीवाणु भोजी वायरस है उसकी है 54x200 नैनोमीटर। इसी प्रकार से अगला इन्फ्लुएंजा है उसकी है 80x120 नैनोमीटर। इसी प्रकार से पोलियो विषाणु है जिसकी लंबाई है 20x27 नैनोमीटर। तो ये थी विषाणु की माप, यानी कि विषाणुओं का आकार। अब हेडिंग डालेंगे विषाणुओं की आकृति। यानी कि विषाणुओं की आकृति कैसी है, तो इसे हम कह सकते हैं शेप ऑफ वायरस। तो विषाणुओं की आकृति कैसी है इसे हम कह सकते हैं क्या कि ताकाहाशी एवं रेवलिन ने सर्वप्रथम विषाणु की आकृति के बारे में बताया था। इन्होंने बताया था कि विषाणु प्रायः लंबे, दंडाकार, छड़नुमा होते हैं, जैसे टीएमबी, घनाभ, गलसुआ का विषाणु, हर्पीज विषाणु एवं इन्फ्लुएंजा विषाणु या टैडपोल जैसे टी-सम जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं। कुछ विषाणु जैसे पॉक्स विषाणु जटिल आकृति के होते हैं, जबकि रेबीज विषाणु बंदूक की गोली के आकार के होते हैं। रेबीज विषाणु कैसे होते हैं? बंदूक की गोली के आकार के। रेबीज सभी जानते होंगे, कुत्ता के काटने से फैलता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की छायाकृत तथा ऋणात्मक अभिरंजन विधि द्वारा विषाणुओं की विभिन्न आकृतियों के आधार पर इन्हें 3 समूहों में बांटा गया है। तो पहला समूह इनका है कुंडलीदार। जो पहला इनका समूह है वह है कुंडलीदार, दूसरा है गोलाकार और तीसरा है जटिल। तो हम आपको इनके तीनों के डायग्राम आपको दिखा रहे हैं। जो हमने आपको बताया सबसे पहले कुंडलीदार, तो ये देखेंगे आप इसमें शेप कैसा बना हुआ है, कुंडलीदार बना हुआ है। ये देखेंगे, ये देखिए कुंडलीदार बना हुआ है, जो कैस्पोमियर्स है, न्यूक्लिक अम्ल है, और ये देखिए कुंडलीदार बना हुआ है। तो ये कौन सा विषाणु हमारा कहला रहा है? तंबाकू मोचक वायरस, जो कि कुंडलीदार समिति का है। इसी प्रकार से हमने आपको बताया गोलाकार घन समिति। तो आप गोलाकार घन समिति में देख रहे होंगे कि देखिए गोला बना हुआ है और इसके ये कैस्पोमियर्स हैं, तो ये न्यूक्लिक अम्ल हैं जो इस तरीके से रेसे जैसी संरचना बनी हुई है। इसका ये नवरित शेप है। एडिनो 2 विषाणु इसे भी कहते हैं। जो सबसे लास्ट में हमने बताया था कि जटिल सम्मित का जो विषाणु होता है वो आपका ये है। देखिए टी-सम जीवाणु भोजी विषाणु। तो ये देखिए टी-सम जीवाणु भोजी है, ये वैक्सीनिया विषाणु आवृत है। तो देखिए इस तरीके का ये बना हुआ है। इसे हम क्या कह सकते हैं? जटिल सम्मिति का विषाणु। तो ये था आपके विषाणुओं की आकृति। सभी लोग इस डायग्राम को बना लेंगे। सबसे पहला जो डायग्राम है कुंडलीदार सम्मिति देख लेंगे इस तरीके से। ये देखिए कुंडलीदार है। फिर दूसरा है गोलाकार, ये गोलाकार सम्मिति का है, और फिर उसके बाद है जटिल। तो अब हम अगली हेडिंग आपकी है विषाणुओं की संरचना। तो हेडिंग क्या है? विषाणुओं की संरचना। इसे हम क्या कह सकते हैं? स्ट्रक्चर एंड
रेपिटेशन ऑफ वायरस। तो ये थे विषाणुओं की संरचना। तो विषाणु कैसे होते हैं, तो इन्हें हम कल अगली क्लास में आपको पढ़ाएंगे। विषाणु की संरचना, पादप एवं जंतु विषाणुओं के न्यूक्लिक अम्ल, कैप्सिड क्या है, केंद्रकाव या प्रोड क्या है, विषाणुओं का आवरण कैसा होता है, विषाणुओं का नामकरण और पादपों के विषाणु, जंतुओं के विषाणु। तो ये हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। जिस किसी स्टूडेंट को इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो या किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वह पूछ सकता है।